नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिटेल में समझेंगे। तो पावर शेयरिंग अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, मतलब गवर्नेंस का डिवीजन हो जाना, पावर का शेयर होना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो है वो दो स्टोरीज के बारे में दिया गया है, दो कंट्रीज के बारे में कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे है अलग अलग कंट्रीज में। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो पावर शेयरिंग इन श्रीलंका में हम पढ़ेंगे। तो श्रीलंका हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। तो वहां पर टू मेजर सोशल ग्रुप्स है। जिस तरह से इंडिया एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है, उसी तरह से श्रीलंका भी कुछ हद तक एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। ठीक है, तो वहां पर टू सोशल ग्रुप्स है जिसे हम लोग टू एथनिक ग्रुप्स भी कह सकते हैं। तो एथनिक ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स लगभग सेम ही थिंग है। तो सबसे मेजॉरिटी में कौन है, तो वो है सिन्हाला स्पीकिंग, दैट इज 74% सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करता है। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी सोशल ग्रुप है, तो वो है तमिल स्पीकिंग पीपल। तो तमिल स्पीकिंग कितने कंस्टिट्यूट करते हैं, 18%। अब तमिलियंस में भी डिवाइडेड है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है और इंडियन तमिल्स 5% है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन तमिल्स 5%, इंडियन तमिल्स वहां पर क्यों रह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनियल टाइम में, जब इंडियन तमिलियंस जो थे उन्हें ले गया गया था टू द श्रीलंका फॉर प्लांटेशन फार्मिंग। क्योंकि श्रीलंका में बहुत अच्छा टी की खेती होती है और साथ ही साथ में रबर प्रोडक्शन भी श्रीलंका में अच्छा होता है। तो इसीलिए फॉर प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन तमिलियंस को ले गए थे और वो तब से ही लगभग 200 सालों से ही वो श्रीलंका में ही सेटल है। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है इंडियन तमिल्स की, वो 5% है। फिर कुछ अदर्स एथनिक ग्रुप्स है जैसे कि क्रिश्चियन, जो कि बहुत सिन्हाला एंड तमिल स्पीकिंग होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ अदर्स जो होते हैं 1% के आसपास मुस्लिम्स और अदर रिलीजन्स भी होते हैं। तो ये श्रीलंका एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पर, सोशल ग्रुप्स हैं। तो ये इसकी मैप है एथनिक कम्युनिटीज इन श्रीलंका। तो मेजॉरिटी जो पीले वाली रीजन है वो है क्या, वो है सिन्हाला स्पीकिंग, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये जो डार्कर रीजन है ये सेंटर में, ये जो इंडियन तमिल्स है वो इंडियन तमिल्स ऐसे रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर जो जो श्रीलंकन तमिल्स है जो श्रीलंका से है वो कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में बहुत ज्यादा है इनकी जनसंख्या। और कुछ कुछ जो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्रिश्चियनिटी या अदर रिलीजन के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक जीके का क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बहुत लोगों को लगता है कि श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है, लेकिन श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो नहीं है। तो सही आंसर क्या है उसे आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, श्रीलंकन कैपिटल। तो आपको समझ आ गया कि कौन कौन से एथनिक ग्रुप श्रीलंका में प्रेजेंट है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग समझ लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिन्हाला सुप्रीमेसी या मेजोरिटेरियनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि लेट सपोज अगर एक पार्टी जीत जाती है, लेट सपोज टोटल सीट मान लेते हैं कि 100 है और किसी उसमें दो पार्टीज लड़ रही थी, कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन। तो ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी को लेट सपोज 50 से ज्यादा मिला है, लेट सपोज 55 सीट्स मिल गए, रेस्ट जो सीट्स मिले वो 45 मिला है। तो इवेंचुअली क्या होगा, ए पार्टी क्योंकि इनको मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिली है तो ए पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ठीक है, और बी जो होगी वो ऑपोजिशन पार्टी हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म तो हर जगह ही होता है, लेकिन अगर
जब ए डोमिनेट करने लगेगी बी के ऊपर, तब हम लोग एग्जैक्टली कहेंगे मेजोरिटेरियनिज्म या सुप्रीमेसी, ए का सुप्रीमेसी ऑन द बी। तो यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ, तो श्रीलंका भी जिस तरह से हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किया, वो 1948 में गेन किया। The democratically elected government adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. तो क्योंकि 74% के आसपास वहां पर सिन्हाला एथनिक ग्रुप है जो बुद्धिज्म फॉलो करती है, तो इवेंचुअली जो सिन्हाला जो उनकी पार्टी है वो ऑब्वियसली इलेक्शन जीत जाती है और वो मेजोरिटेरियन एक गवर्नमेंट सेटअप करती है। ठीक है, तो जैसे ही सिन्हाला अपना गवर्नमेंट सेटअप होती है तो वैसे बहुत सारे वो लॉज निकालते हैं, जैसे कि इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू मेक सिन्हाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो मेजॉरिटी पार्टी थी वो एक्ट पास करती है जिसमें बताते हैं कि श्रीलंका में सिर्फ सिन्हाला ही होगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, बाकी जो तमिल होगा या फिर क्रिश्चियनिटी के जो या इस्लाम जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सुप्रीमेसी है, एक टाइप ऑफ। फिर द सेकंड क्या है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो बेसिकली इनको सिन्हाला पीपल को, उन लोगों को ज्यादा फेवर मिल रहा था, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स एजुकेशन में ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स चल रहा था श्रीलंका में। साथ ही साथ में द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन एंड फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो वो एक सेक्युलर कंट्री नहीं था और वो एक ही रिलीजन को, बुद्धिज्म को ही प्रोफेस कर रहा था और फॉस्टर कर रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बताती है, ये सारे पॉइंट्स क्या बताती है कि सिन्हाला की सुप्रीमेसी। ठीक है, बुद्धिज्म मेनली श्रीलंका में किस तरह से जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसकी सुप्रीमेसी ऑन द रेस्ट ऑफ द रिलीजियंस, रेस्ट ऑफ द एथनिक पीपल्स, जैसे माइनॉरिटीज जो तमिलियंस थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिन्हाला पीपल्स और जो माइनॉरिटीज थी, जो अदर ऑपोजिशंस थी, वो धीरे धीरे उनके बीच में गैप बढ़ने लग गया। ठीक है, द श्रीलंकन तमिल्स जो थे, मेनली श्रीलंकन तमिल्स felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture, and the government policies denied them equal political rights. तो ये इनका जो श्रीलंकन तमिल्स था उनका तर्क था कि उनको उनका लैंग्वेज बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका कल्चर को प्रोफेस नहीं किया जा रहा, उनको रिलीजन को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। तो ये सब उनकी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल्स को ये सब फेस करना पड़ रहा था। तो इससे क्या हो गया, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल, तमिल एलम, तमिल एलम का मतलब होता है तमिल स्टेट। वो फिर क्योंकि जो बुद्धिस्ट सिन्हाला जो उनकी पार्टी थी वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, श्रीलंकन तमिलियंस को उतना फेवर नहीं कर रहे थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे थे। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में प्रेजेंट थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हम एक अपना ऑटोनोमस देश बना ले श्रीलंका से तोड़कर। तो इससे क्या हो गया, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एवरी फील्ड मिल सकता था। लेकिन इससे क्या होगा, जो सिन्हाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी इनको ये मंजूर नहीं था। इससे क्या हुआ, जो तमिल एलम जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो सिन्हाला बुद्धिस्ट जो थे उनके बीच में वॉर शुरू हो गया। और ये जो वॉर है वो 1980s में बहुत पीक पे चल गया था। जो सिविल वॉर, इंटरनल वॉर जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप या और भी अदर कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, कि जो श्रीलंकन तमिल से उनको एक अलग देश बनाया जाए। तो इसमें इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी हिंदी मूवी है जिसका नाम है मद्रास कैफे। आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मूवी बहुत इसी से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो ये उसी की कहानी है। जिस तरह से श्रीलंकन तमिल्स अनहैप्पी थे बाय द बुद्धिस्ट सिन्हालास, तो वो एक अपना अलग स्टेट, अपना अलग कंट्री मांग कर रहे थे। इसके कारण सिविल वॉर सिचुएशन हो गया और ये सिविल वॉर जो था वो लगभग
2009 तक ऐसा चलता रहा था। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत फेस करना पड़ा था श्रीलंका को। श्रीलंका तो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कंट्री था, वेल एजुकेटेड था, लेकिन इसमें जो पावर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सही से नहीं हुई थी। पावर शेयरिंग जो सत्ता का बंटवारा था वो सही से नहीं किया गया था, इसीलिए श्रीलंका में ऐसे प्रॉब्लम फेस हुए थे। तो ये तो थी श्रीलंका की कहानी। अब हम समझ लेते हैं पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही छोटा सा देश है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है। तो बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ठीक है। तो जो येलो वाली पार्ट है उसको फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, जहां पर मैक्सिमम लोग जो है वहां पर डच स्पीक करते हैं, डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। येलो वाला रीजन जो लोअर पार्ट है, रेड पार्ट में, वो वलोनिया रीजन, जहां पर वो लोग फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो फ्रेंच भाषा बोला जाता है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो फ्रेंच से लगा रहता है, ठीक है। फिर एक और छोटा सा पार्ट है जिसको ये वाला पार्ट, जिसको जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि वो जर्मनी से लगा हुआ था, यहाँ पर भी जर्मन बोला जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो कैपिटल है, उसका कैपिटल क्या है बेल्जियम का, वो है ब्रसल्स। तो ब्रसल्स में क्या है, ब्रसल्स में मेजोरिटी जो है 80% ऑलमोस्ट फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। जबकि पूरे कंट्री में मेजोरिटी भाषा क्या है, वो है डच। पूरे कंट्री में मेजोरिटी भाषा जो बोली जाती है वो डच, लेकिन जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, उसमें 80% मेजोरिटी भाषा क्या है, तो फ्रेंच है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। तो हम अब इस बेल्जियम की स्टोरी को भी समझेंगे। तो 59% of the country's total population lives in the Flemish region and speak Dutch language। तो जैसे मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनकी फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40% ऑफ द पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, जो सदर्न पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्दर्न पार्ट था और ये सदर्न पार्ट है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, जस्ट 1% जो ईस्टर्न पार्ट में था वो जर्मनी स्पीक कर, जर्मन भाषा बोलता था। वेयर एज द बेल्जियन कैपिटल ब्रसल्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% इज द डच स्पीकिंग। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक खिचड़ी टाइप का बन गया, कौन क्या भाषा बोल रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, लेकिन यहाँ पर जो पावर शेयरिंग था वो बहुत मच बेटर था, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन गया था पावर शेयरिंग का। तो किस तरह से बना था तो हम समझेंगे। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय द बेल्जियम लीडर्स वर डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री। To recognize the existence of regional differences and cultural diversities, they amended their constitution 4 times between 1970s to 1993। तो ये बहुत बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए टाइम टू टाइम, ताकि जो रीजनल डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, उसको प्रमोट किया जा सके और उसको मेंटेन रखा जा सके। तो मेजर एलिमेंट क्या क्या था बेल्जियम मॉडल के, अगर क्वेश्चंस आता है, और ऑब्वियसली इस चैप्टर से बेल्जियम मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट श्रीलंकन मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेल्जियम मॉडल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेल्जियम मॉडल क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसमें नंबर ऑफ डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर है और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो इक्वल रहेंगे। लेट सपोज अगर 100 सीट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो 50 जो होगा वो डच स्पीकिंग होंगे और 50 फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो इससे क्या होगा कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकते। एक दूसरे का उनका ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, तभी कोई डिसीजन पे आया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जिस तरह से होता है ना, जैसे इंडिया में देख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ हद तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट होता है, मतलब हम लोग उसे लोअर पोजीशन पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक तो वैसा केस बेल्जियम में नहीं, ठीक है। जिस तरह से यूएसए में देख लीजिए, तो यूएसए में 50 स्टेट्स है, 50 अलग अलग स्टेट्स है, और वो खुद सब उनके पास इंडिविजुअल फ्रीडम है, सब कुछ है, डुअल सिटीजनशिप है। तो उसी तरह से
जो स्टेट गवर्नमेंट है आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ब्रसल्स जो कैपिटल है हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो ब्रसल जो उनकी कैपिटल वहां पे भी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। जैसे इंडिया में, इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है, दिल्ली की एक वन ऑफ द 11 में से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है या न्यू दिल्ली। तो इंडिया का कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। और न्यू दिल्ली क्या है, वो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो न्यू दिल्ली है, और न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो दिल्ली में भी एक अलग से गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी में भी एक गवर्नमेंट है जिसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। तो उसी तरह से सेम जो था वो ब्रसल्स में भी उसी तरह से अरेंजमेंट किया गया था। फिर जो चौथा पॉइंट है, द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह से हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे सिविक्स में ही, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है। एक होता है उससे नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होता है। यूपी में योगी जी है, बंगाल में ममता बनर्जी, तो अलग अलग गवर्नमेंट है। उसके नीचे भी एक थर्ड जो गवर्नमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में तो नहीं दिया गया। तो उसी तरह से कुछ मिलता जुलता थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। is elected by the people belonging to one language community, that is Dutch, French and the German speaking, no matter where they live। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का मेन काम क्या था, दिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था। तो देखिए दोनों ही कंट्रीज में, तो दोनों ही कंट्रीज में हम लोग क्या सीखे फ्रॉम द बेल्जियम मॉडल और श्रीलंका की स्टोरी से, हम लोग क्या सीखे। दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। ठीक है, दोनों ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है, येट दे डेल्ट विद क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। तो बेल्जियम में क्या हुआ, द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। तो यूनिटी एक देश की मेंटेन तभी हो सकती है जब हम लोग एक दूसरे को इवन एक दूसरे के जो सोशल ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स है, वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देगी। उनकी जो कल्चर है, उनकी जो ट्रेडिशन है, उनको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे के कल्चर में, दूसरे के ट्रेडिशन या दूसरे के रिलीजन में हमें इंटरफियर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे यूनिटी जो है, कंट्री की यूनिटी जो टूटती है। तो बेल्जियम में ऐसा नहीं था, वो रेस्पेक्ट करते थे एक दूसरे के फीलिंग की। अलग अलग सोशल जो एथनिक ग्रुप्स थी उसमें बहुत ज्यादा ब्रदरहुड था। सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर। तो बहुत ज्यादा इजी हो गया बेल्जियम को गवर्न करना, उसमें यूनिटी लाना। और इसी कारण से बेल्जियम में आज तक कोई भी सिविल वॉर या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ। और यूरोप में, पूरे यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज है। और यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का कैपिटल भी बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में है। तो ये बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट मल्टी डाइवर्सिफाइड कंट्री है विद इन यूरोप में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मॉडल है। लेकिन श्रीलंका से हम लोग क्या सीखते हैं, श्रीलंका शोज एज अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, जस्ट ऑपोजिट है बेल्जियम का। इट शोज एज दैट if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने बेल्जियम मॉडल से क्या सीखा या श्रीलंका से क्या सीखा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेजॉरिटी जो कम्युनिटी थी, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला कम्युनिटी थी, वो डोमिनेंस शो कर रही थी तमिलियंस पे, और वो पावर शेयर नहीं करना चाहती। इवन आज के टाइम में भी श्रीलंका में एक ही परिवार है, जिससे जितने भी पॉलिटिशियन है सब एक ही परिवार से मोरलेस बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी एक परिवारवाद चलता है, जो हमारे इंडिया में भी कुछ साल तक चला था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पावर वो शेयर नहीं करना चाहता है आपस में। जो इथनिक ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स, उसमें पावर शेयरिंग नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो यूनिटी होती है वो कंट्री की, वो धीरे धीरे करके लूज होते जाती है और कंट्री टूटने लगता है और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है।
बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको देख लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशी लोगों को या बंगाली लोगों को ज़्यादा इज्जत नहीं देता था, उनको उनके ऊपर डोमिनेंस शो करता था, इसीलिए बांग्लादेश भी टूट के अलग हो गया। श्रीलंका सिमिलरली श्रीलंका में भी ऐसा हो सकता है अगर वो अभी भी ना समझे तो। ठीक है, लेकिन अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम। तो ये दोनों स्टोरी बेल्जियम और श्रीलंका की थी। अब हमें समझना है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है। तो सबसे पहले दो ही रीजन है इसके जो हमें बुक में है, वो है पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल या एथिकल रीजन कह सकते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग से क्या होगा, जो कंफ्लिक्ट होता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में एक मल्टी डाइवर्स कंट्री में, वो कम होने लगता है, कन्फ्लिक्ट बहुत कम हो जाता है पावर शेयरिंग से। अगर एक इंसान के पास या एक पार्टी के पास पूरा पावर रहेगा देश का, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिक्टेटर टाइप का बनने लगा, जिस तरह से हिटलर था, या एट प्रेजेंट नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, तो जो पावर है वो उसके पास है। तो उससे क्या होता है, आदमी के पास घमंड आने लगता है, घमंड आएगा तो वो एक डिक्टेटर बनने लगता है। ठीक है, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग से क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो धीरे धीरे कंट्री डेवलप करेगा। इनस्टेबल गवर्नमेंट जो होता है वो कभी भी उसकी जो वैसे कंट्री जो होता है वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाती है। Imposing the will of majority community over the others may look like a attractive option in the short run. ऐसे शॉर्ट रन में हो सकता है कि मेजोरिटी डोमिनेट कर रही है, बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruins to the majority as well. तो ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग को लगता है कि मेजोरिटी पार्टी जो बोलेगी वो माइनॉरिटी को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी तो सफर करेंगे, साथ ही साथ में कुछ टाइम बाद लॉन्ग रन में क्या होगा, जो मेजोरिटी में भी जो गवर्नमेंट है वो भी सफर करने लगेगी। तो फॉर द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटी ऑफ द कंट्री, हमें पावर शेयरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोरल रीजन देख लेते, एथिकल रीजन। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो स्पिरिट है, क्योंकि डेमोक्रेसी हम लोग क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी मतलब होता है पीपल्स रूल। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो, अगर पावर एक जन के पास में रहेगा तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। पावर अगर हर इंसान के पास थोड़ा थोड़ा पावर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, सबको लगेगा कि हाँ हम भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, हमारे पास भी पावर है। जस्ट लाइक एक इंडियन के पास क्या पावर है, राइट टू वोट। राइट टू वोट से हम लोग, हमारे पास एक पावर रहता है कि हमें कौन सा गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, उसी तरह से पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल में जो भी पीपल्स है उस कंट्री में, या जो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं या जो भी पब्लिक है, उनके बीच में पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, इजंट इट। कि जैसे बहुत बार होता है, गवर्नमेंट जो होती है, सरकारें जो होती है, वो आम पब्लिक से पूछती है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है। उससे क्या होता है, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है या पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो स्टेबल रहती है और वो अच्छे डिसीजन ले पाती है और कंट्री धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जरूर आता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपको ऐसे पॉइंट्स में लिखना होगा। अब हमें एक केस स्टडी ले लेते हैं, लेबनान। तो लेबनान एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है, जस्ट सिचुएटेड है
सीरिया के आसपास है, सीरिया, इजराइल जो एकदम मेडिटेरेनियन कोस्ट है वहां पर सिचुएटेड है लेबनान, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, तो बेरूट है, ठीक है। तो conflict related to power sharing disputes were resolved by power sharing। तो अब इसका केस स्टडी भी थोड़ा समझ लेते हैं। People from various communities lived in Lebanon's capital city that is Beirut and fought a bitter civil war amongst themselves। तो यहाँ पर बहुत सालों से ही सिविल वॉर चलते आ रहा है। As a result, thousands of people of various communities were either killed or lost their livelihood। जहाँ पे भी सिविल वॉर होगा क्या होगा, वो कंट्री तो डाउन ही चला जाएगा, डाउनफॉल होते जाएगा। इससे क्या होगा, इधर एक दूसरे को हम लोग मारने लगेंगे या फिर हम देश छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। एट द एंड ऑफ सिविल वॉर लेबनन्स लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो उनमें सिविल वॉर जब खत्म हुआ तो जितने भी लेबनन के जो लीडर्स थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो लीडर थे, वो इकट्ठा होते हैं और पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला क्या था कि द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। जो लेबनान का प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा ही कैथोलिक क्रिश्चियन ही होगा, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होगा वुड बी फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट, ठीक है। और जो स्पीकर होगा, जो उनकी नेशनल असेंबली जो होगा, स्पीकर जो होगा वो हमेशा एक शिया मुस्लिम ही होगा। तो ये उनके पावर शेयरिंग का फंडा था। तो प्रेसिडेंट एक क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है एक सुन्नी मुस्लिम का होगा, कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो होगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट से होगा, एंड स्पीकर जो होगा नेशनल असेंबली का वो शिया मुस्लिम एथनिक ग्रुप से होगा। तो ऐसे पावर शेयरिंग से क्या हो गया, इनके जो कन्फ्लिक्ट थे अमॉन्ग द लेबनन जो लीडर्स थे, उनके कन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो एज पर द पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड, उससे क्या हुआ, क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। तो पहले क्या फ्रेंच भी इसमें इन्वॉल्व था, इससे ये वो मतलब सिविल वॉर जो था उसमें अलग अलग कंट्रीज भी इन्वॉल्व होता है, मैंने पहले ही बताया श्रीलंका में जैसे था। तो ये पैक्ट का अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो क्रिश्चियन थे वो एग्री हो गया कि हमें फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लगेगा, और फ्रेंच का जो इंटरफेरेंस है वो भी अब हट गया। एंड द मुस्लिम एग्रीड टू नॉट सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। जो मुस्लिम थे, वहां का मुस्लिम कम्युनिटी थे, शिया और सुन्नी, जो लोग दोनों ही चाहते थे कि वो लेबनान को तोड़कर वो सीरिया से यूनिफाई हो जाए, क्योंकि सीरिया में मेजॉरिटी रिलीजन क्या फॉलो किया जाता है, इस्लाम होता है, इस्लाम फेथ को वो लोग प्रोफेस करते हैं। तो ये पैक्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही चीजें ये हटा दी गई। तो इससे क्या हुआ, अब थोड़ी बहुत वहां पर सिविल वॉर तो खत्म हो गई है, अब थोड़ी बहुत शांति है और वो धीरे धीरे कंट्री ग्रो कर रहा है। तो एक लेबनान की केस स्टोरी थी। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी क्या है, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट नॉट वेस्ट इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, ठीक है। जैसे मैं बताया कि पावर एक इंसान या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या एक परिवार के हाथों में नहीं होना चाहिए। वो पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, पावर हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा पावर होना चाहिए। द स्टेट आर द सोर्स ऑफ ऑल द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक डेमोक्रेसी में तो पीपल ही सारे सोर्स है ना, क्योंकि पीपल ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है भाई। हम लोग वोट देकर ही तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चूज करते हैं, वही हमें रूल करती है। तो इसमें पीपल क्या है, पीपल सेंट्रल पॉइंट पे है, फोकस पे। थर्ड क्या है, दैट ड्यू रेस्पेक्ट टू बी गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप। अगर एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है, जिस तरह से इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हमें एक दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स है, उससे रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी जाके यूनिटी जो है, कंट्री की यूनिटी मेंटेन रहेगी। अगर हम एक दूसरे पे डोमिनेंस शो करेंगे या ओवर पावर करना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा, यूनिटी जो है वो हमारा डगमगा जाएगा और धीरे धीरे कंट्री टूटने लगेगा। तो ये सब प्रिंसिपल है गुड डेमोक्रेसी के। तो इससे भी क्वेश्चंस बन जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ए गुड डेमोक्रेसी। तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट पावर क्या है, फॉर्म है वो है जिसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो मेनली पार्लियामेंट या जो स्टेट असेंबलीज होती है इंडिया के केस में, जो लॉज बनाती है फॉर्मुलेट करती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो लॉ बन गया है उसे एग्जीक्यूट करना, जिसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाता है, इवन प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब आ जाता है। जुडिशियरी क्या है, जुडिशियरी है अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा हो या कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज हो जा रहा हो तो उसे सॉल्व कौन करेगा, वो जुडिशियरी, मेनली कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्या है, पावर इज शेयर्ड, हम लोग पावर जो होता है सबका अलग अलग पावर है, लेजिस्लेचर का अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशियर का अलग है, ठीक है। और ये तीनों सेम लेवल पे, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर नीचे है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियर ये तीनों सेम लेवल पर है। तो इसे इसी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, because it allows different organs of the government placed at same level to exercise different power, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है, इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा नहीं है कि इसमें लेजिस्लेचर सुप्रीम है और ये दोनों सबऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं है, तीनों ही इनके पास, तीनों के पास बराबर पावर है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चेक होता है, एक दूसरे के पावर को चेक करता है। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ लॉ बना रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो जुडिशियरी उसमें आएगा और जुडिशियरी क्या करेगा, वैसे लॉस को पास नहीं होने देगा, ठीक है। या फिर एग्जीक्यूटिव भी इसमें हस्ताक्षर कर सकता है और वैसे लॉस को पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक एंड बैलेंसेस होता है कि कोई भी बहुत ज्यादा एम्पावर ना हो जाए, किसी के पास में अनलिमिटेड पावर ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, तो जितने भी जजेस होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को नाम कौन देता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नाम सजेस्ट करता है। तो इसमें क्या है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ही इन्वॉल्व है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट जो जुडिशियरी के पास पावर क्या है, वो फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर के वो चेक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के पास अलग अलग पावर है और तीनों ही एक दूसरे के जो पावर्स है, जो फंक्शनिंग है, उसे चेक कर सकता है। चेक करने से क्या होगा कि कोई भी अपने जो कोई भी किसी को अनलिमिटेड पावर गेन नहीं हो जाएगा। किसी को अगर अनलिमिटेड पावर गेन हो जाएगा, लेट सपोज जुडिशियरी के पास अनलिमिटेड पावर आ गया, तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो वैल्यू है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, उसका वैल्यू ही कम हो जाएगा और जुडिशियरी जो है वो एबनॉर्मल वर्डिक्ट देने लगेंगे और इससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने लगेगा। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेम लेवल पे है और इसे हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पावर शेयरिंग फॉर्म को हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। फिर दूसरा फॉर्म है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, इसको हम लोग वर्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो होता है पूरे नेशन के लिए एक गवर्नमेंट होता है, जिस तरह से आज प्रेजेंट हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर उसके नीचे जो आता है वो कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग पार्टी इश्यूज होती है। फिर हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी एक, जिसे हम लोग कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपैलिटीज, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होता है, गाँव में पंचायत होता है। तो ये 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर में, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के प्रॉब्लम्स को देखती है, और जो पंचायती राज सिस्टम या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो लोकल एरियाज को देखती है। इसको हम लोग थर्ड जो टायर है उसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहता है। तो इसमें क्या है, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है,
इसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग, पहले वाले में हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पढ़े थे, इसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इंडिया में देख लीजिए जैसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। फिर अलग अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग बेल्जियम मॉडल में हम लोग पढ़े थे कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। फिर चौथा फॉर्म कौन सा है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो इन सब के बारे में हम और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे प्रेशर ग्रुप्स का मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया का केस में अगर देख लिया जाए तो जो आरएसएस, आरएसएस भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है। या जो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कौन करता है, वैसे जो मीडिया चैनल्स है, मीडिया कंपनीज है, या फिर बिजनेसमैन हो गया या ट्रेडर्स हो गए, जो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को। ऐसे प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं जो प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये डिसीजन लीजिए। फिर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा फार्मर्स जो आंदोलन हुआ था लगभग 1-2 साल पहले। तो वहाँ पर क्या हुआ था, गवर्नमेंट को सारे तीनों लॉज को वापस लेने पड़े थे। तो ये भी एक फॉर्म है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ द पावर। बहुत सारा अलग अलग पार्टीज होती है, जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे पार्टीज होते हैं, तो हमारे पास फ्रीडम होता है, हम किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं और उसे जिता सकते हैं। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. और सबकी अलग अलग पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग अलग उनका एजेंडा होता है, ठीक है। तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज कम फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार। जब एक पार्टी, अगर लेट सपोज किसी 100 सीटें हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या होता है, एटलीस्ट 50% के अबव, 51% के अबव हमें सीट चाहिए। तो इसमें बहुत सारी पार्टीज थी, ठीक है, 3-4 पार्टीज थे, ए बी सी डी। तो क्या हुआ, ए को लेट सपोज 40 मिले हैं, बी को मिले हैं 20, सी को 10 मिला है, ठीक है, और डी को सपोज 30 मिला है। तो यहाँ पे क्या है, किसी कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिले, तो ऐसे में क्या होगा कि एक वो लोग गठबंधन बना सकते हैं कि 2 पार्टियां या 3 पार्टियां, उससे अधिक पार्टी जो है वो मिलाकर एक गवर्नमेंट बना देती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलायंस गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इन देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या, ए और बी लेट सपोज दोनों के पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन दोनों अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 60 सीट्स हो जाएंगे, तो ये इजीली गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे इंडिया में बहुत जगह होता है कि हम लोग लोकसभा इलेक्शन में या स्टेट इलेक्शन में भी ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट होती है और रन करती है, और बहुत स्मूथली भी रन करती है। कहीं कहीं पर टकराव जरूर हो जाता है, नहीं भी चलता है, लेकिन एक ऑप्शन रहता है पावर शेयरिंग का। तो इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज द दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर। इन सब के बारे में हम लोग फर्दर जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर ऑफ इन गवर्नमेंट पावर either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process। जिसे जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होता है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक पार्टी को अगर सपोर्ट कर देंगे तो वो पार्टी बहुत अच्छे से अपना इलेक्शन कैंपेन रन कर सकती है। और जो पार्टी इलेक्शन कैंपेन रन कर लेगी या जिस पार्टी के पास जितना पैसा रहेगा, वो क्या करता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जीतने के। तो वैसे ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंशियल ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स। इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर्स में समझेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ इस पार्ट में बहुत कुछ आपको समझने मिल गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट में मैं इसी से क्वेश्चंस आंसर रिलेटेड डिस्कस करूंगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया, असर्शन रीजनिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, या शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ डिस्कस करूंगा सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, और अगर ये पार्ट बहुत अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आया या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।